गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोज यादव अपने चैनल एम स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इसके पहले रेखा और कोण से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन थे और उसके जो भी प्रॉपर्टी यानी गुण थे उसके बारे में हम बात किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज त्रिभुज के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। पहले आज उसके जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद उस पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है पहले ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते हैं। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ट्रायंगल है। त्रिभुज का मतलब होता है कि इसमें क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। ये क्या हो गया, तीन भुजाएं हो गई। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो, तीन साइड्स हो, उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल कहेंगे तो एक तो ये हो गया, पता चल गया। अब ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी कोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 होता है। कैसे आता है इसके बारे में कल बताए थे हम। क्योंकि ये मतलब किसी भी कोई भी पॉलीगन है उसके अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है? योग का योग बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 या n-2 इंटू 180। एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो कॉमन ले लिए हैं, यहाँ फिर 90 में मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह ट्रायंगल का निकालना रहेगा। क्या करेंगे, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन होती हैं। तो तीन में से दो घटा देंगे तो क्या होगा, एक हो जाएगा। एक हो जाएगा तो ये पूरा 180 हो जाएगा। वही कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं। दूसरा क्या है, इसके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? तीसरी प्रॉपर्टी में ये है कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लीजिए साइड ए है, ये बी साइड है, ये सी इसकी साइड सी लंबाई है। ठीक है, मान लीजिए ए बी ये सी अगर त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर ये भुजा है, ये भुजा की लंबाई है ए सी भुजा की लंबाई ए है, ए बी भुजा की लंबाई बी है, बी सी भुजा की लंबाई सी है। ठीक है, तो अगर इस तरह है तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी अगर है तो ग्रेटर सी होगा। ठीक है, उसी तरह बी प्लस सी है तो ग्रेटर ए होगा, मतलब ग्रेटर का मतलब बड़ा है। ठीक है, और सी प्लस ए है तो ये ग्रेटर होगा बी से। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते कैसे हैं कि मान लीजिए आपको तीन साइड दे देगा, ए बी सी ऐसे दे दिया, और उसी तरह कह दिया एक और ऑप्शन ए दे दिया, बी दे दिया, बी में दे देगा ई एफ सी। इसी तरह ऑप्शन इसी तरह दे देगा। तीसरा सी ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए तीसरा ऑप्शन कि डी ई एफ सी मान लीजिए कर दिए हैं, तो यहाँ डी कुछ और भी ले लीजिए, डी पी आर ऐसे करके तीन भुजा वाला दे दिया। मतलब एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी हैं, दूसरा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ई एफ सी है, तीसरा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं डी पी आर है। तो इसमें कौन त्रिभुज है? तो त्रिभुज इसी में देख लेंगे कि दो भुजाओं का योग क्या होगा, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब इसी तरह अंकों में देख लीजिए। ये तो मान लीजिए ऐसे था। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि
अगर ये पूछा जाए आपसे कि मान लीजिए कि एक भुजा है ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ये है, तो इसकी ए भुजा मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये चेक करना है कि ये त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या करेंगे, दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं ले लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 15 और 13 जोड़ते हैं, 15 + 13, तो ये क्या होगा, 2 से बड़ा होगा कि नहीं। उसी तरह 15 + 2 ले लें तो ये क्या होगा, 13 से बड़ा होगा। उसी तरह 13 + 2 ले लेंगे तो ये बराबर हो गया 15, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो गया, 13 + 2 कर दिए बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रायंगल नहीं है, तो इसी तरह एग्जाम में आता है कि 3 भुजा दे देगा, पूछेगा कौन सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही दो ऐसे इसी तरह क्रम से लेते चलेंगे, दो दो भुजाएं, और तीसरी से मतलब तुलना कर दिया करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ए बी सी भुजाएं हैं तो दो भुजाएं मान लीजिए ले लिए, ए बी हमेशा सी से बड़ा होगा। उसी तरह बी + सी हमेशा ए से बड़ा होगा, और सी + ए हमेशा बी से बड़ा होगा। ये होता है त्रिभुज का गुण, त्रिभुज के गुण होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। उसके त्रिभुज अगर मान लीजिए ये है, एक दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए ये है भुजा है, इसको बढ़ा दीजिए तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये कोण ए है, ये कोण बी है, ठीक है। ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, बी है, ठीक है। अगर ये बी है और ये मान लीजिए सी है और ये ई कोण है, बहिष्कोण, तो वही इसमें क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी उसकी तीसरे कोण का बहिष्कोण, तीसरे के कोण का बहिष्कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण ई बराबर कोण ए + कोण बी, ठीक है। उसी तरह अगर पूछें इसमें सी का जो बी का जो बहिष्कोण है, बी का ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, कोण बी का बहिष्कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी का बहिष्कोण मान लीजिए ये एफ है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये दो इसके अलावा ये जो कोण है, कोण ए और कोण सी, तो ये कोण ए + कोण सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका अगर कोण ए के बहिष्कोण का कोण ए का बहिष्कोण मान लीजिए ई एफ जी है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, शेष दो कोण यानी कोण बी + कोण सी। ये होता है इसका एक प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज के दो कोण ए और मान लीजिए एक कोण, ये दो कोण हो गया, आइए मान लीजिए 3 कोण हो गया, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि दो कोणों का योग, मान लीजिए 1 और 2 ले लीजिए, दो कोणों का योग 1 + 2 यानी दो कोण, कोण 1 + कोण 2 बराबर तीसरे कोण के बहिष्कोण। तो तीसरे कोण का बहिष्कोण मान लीजिए 4 है, 4 मान लीजिए कोण, तो यानी कोण 4 के बराबर हो गया, यही हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। और इसमें और एक प्रॉपर्टी क्या है, इससे क्या आपको देखने से लग रहा है कि दो कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि बहिष्कोण हमेशा क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों से बड़ा होगा। मतलब अगर मान लीजिए ये क्या है, कोण 1 कोण 2 कोण 3 है, तो कोण 4, तो इसका मतलब ये होगा कोण ए जो होगा, जो कोण 4 होगा वो कोण 1 से बड़ा होगा, कोण 4 जो होगा वो कोण 2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। और कोण 4 जो होगा वो कोण 3 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी इसको लिखते भी चलें क्या, इसकी प्रमेय लिख दें, रुकिए लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब तक क्या क्या प्रमेय पढ़े हैं। पहली प्रमेय पढ़े हैं
कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है, यहाँ अंतः होगा, इंटरनल, ठीक है। अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है? 180। एक प्रमेय हो गई। दूसरी प्रमेय क्या थी कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग क्या है? तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। एक प्रमेय ये हो गई। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ए बी सी, यानी ए प्लस बी ग्रेटर होगा सी से, बी प्लस सी ग्रेटर होगा ए से, और सी प्लस ए ग्रेटर होगा बी से, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रमेय क्या पढ़ा है हम। तीसरी प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, ठीक है। तो लिखिए किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, ठीक है, तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर, तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका मान लीजिए ये बहिष्कोण, ये कोण मान लीजिए, ये कोण मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए ई है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोण ई बराबर कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारी कौन सी प्रमेय आ गए। अब देखिए अब कौन सी प्रमेय पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए इसमें एक और है इसी में, कि यहाँ तो आप लोग देख ही सकते हैं, इसका मतलब एक और इसमें प्रमेय में भी आ जाती है कि बहिष्कोण हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा इसके तीनों कोणों से। मतलब ई ग्रेटर ए होगा, ई ग्रेटर बी होगा, ई ग्रेटर सी होगा, ठीक है। क्योंकि ई क्या है? ये दो कोणों के योग के बराबर होती हुई स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा? ये हमेशा इन कोणों से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगली प्रमेय क्या हमारी है? अगली प्रमेय हमारी ये है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो अगर इसके दो कोणों के समद्विभाजकों को मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो जो होगा क्या होगा? यानी कोण ए मान लीजिए कोण ओ है, ठीक है, सॉरी ये कोण वो ओ है, ठीक है। यानी इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? कोण ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर भी कोई भी एक त्रिभुज होगा जिसके दो कोणों के समद्विभाजक, मतलब दो कोणों के समद्विभाजकों को मिलाने से जो एंगल बन रहा है, यहाँ कोण ओ पे जो मिल रहे हैं, तो जो एंगल ये बन रहा है कोण, उसका मान क्या होगा? 90 प्लस ये वाले कोण के आधा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है? किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? समकोण या 90 डिग्री, समकोण बनाया गया कोण
समकोण तथा तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होगा। तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोण ओ बराबर क्या हो गया 90 प्लस कोण A/2। ये देख लीजिए यहाँ क्या है, यही था कि दो कोणों को यहाँ समविभाजित किया गया है। ये बराबर बराबर कोण है, ये भी जो है ये कोण बराबर ये कोण के है। ठीक है, उसी तरह ये कोण बराबर ये कोण के है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो जो ये कोण बनेगा यहाँ ये कोण वो क्या होगा 90 प्लस A/2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगली प्रमेय देखते हैं। अगली प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए अगली प्रमेय क्या है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। अगली प्रमेय हमारी क्या है, अगर मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर इसके ये मान लीजिए इसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, अगर इसको क्या करेंगे कि ये वाला जो कोण ये कोण है और इसमें ये जो कोण है इनके समद्विभाजकों को मिलाएंगे तो ये जहाँ मिलेंगे ये जो ये कोण बनेगा इसका मान क्या होगा। मान लीजिए ये कोण ABC, ठीक है, ये E हो गया, ये F हो गया, ये मान लो O हो गया। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कोण O पूछें, इसका मान पूछें तो इसका मान क्या होगा। इस हिसाब से इसकी प्रमेय होती है कि कोण O बराबर 90 समकोण माइनस कोण A/2 हो जाएगा। ये नहीं सॉरी ये कोण B है ना, तो ये यहाँ B हो जाएगा क्योंकि यहाँ B है ना, यहाँ देखिए यहाँ B है, ये क्या है B है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के समद्विभाजकों को मिलाने से जो कोण बनता है उसका मान एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के घटाव के बराबर होगा, मतलब माइनस के बराबर होगा। ठीक है, तो यही हो गया। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, देखिए ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कोण ए, ऐसे करके एक प्रमेय ये हो गई आपकी, और इसी तरह एक प्रमेय यहाँ ये थी, सॉरी ये एक प्रमेय ये थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी प्रमेय देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका ये बहिष्कोण ये बाह्य वाला कोण है, बाहर वाला ये कोण है इसका, इस त्रिभुज का। अगर इस त्रिभुज के बाह्य कोणों के समद्विभाजकों को मिलाओ और इसके अंतः कोणों के समद्विभाजकों को मिलाओ। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंतः कोणों के समद्विभाजकों को मिलाएंगे, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें एक कंडीशन ये होती है कि अगर ये मिलाएंगे तो यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए ये कोण O है, ये कोण E है, तो कोण O प्लस कोण E बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण है, उसी तरह ये कोण बराबर ये कोण है, और ये कोण बराबर इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है आधे आधे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब आधा आधा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर अंतः कोणों के दो कोणों के अंतः कोणों के समद्विभाजक से बनने वाला कोण और उसी कोण के बाह्य कोणों के समद्विभाजक से बनने वाला कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली प्रमेय देखते हैं। अगली प्रमेय
से मतलब अब इसके त्रिभुज के सर्वांग सम के बारे में देखेंगे, ठीक है। सर्वांग सम के बारे में देखेंगे हम। मान लीजिए त्रिभुज के लिए क्या क्या सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है। त्रिभुज के सर्वांग सम, सर्वांग समता देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहली क्या है कि अगर आपको आपकी दो भुजाएं, ठीक है, अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर, साइड 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 यानी भुजा भुजा, अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, भुजा भुजा, यस का मतलब भुजा भुजा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये हो गया आपका और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए बी सी ये है ई एफ जी, तो इसमें सर्वांगसम कब कब हो सकता है कि मतलब ये दोनों त्रिभुज बराबर कब होंगे, या तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इस कंडीशन में क्या पहली पर में क्या है इसमें कि ए बी बराबर इस त्रिभुज के ई एफ के और बी सी बराबर इस त्रिभुज के एफ जी और ए सी बराबर ई जी। जब ये तीनों हो जाएंगे, ऐसे तीनों भुजाएं बराबर होंगी दो त्रिभुज की, तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ जी, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की, ठीक है, दो दो कोण और दो भुजाएं और एक कोण, मान लीजिए एक भुजा भुजा फिर भुजा और तीसरा कोण बराबर हो, यानी क्या है कि अगर मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ये मान लीजिए ए बी सी है, ये मान लीजिए ई एफ जी है, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए इसका एक कोण मान लीजिए ये है, कुछ भी मान लीजिए एक कोण है, इस कोण का नाम इसका एफ कोण जो है, चलिए कोण क्या मानना वही मान लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, भुजा 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 कोण। इसका मतलब क्या है कि किसी दो त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हों तो भी त्रिभुज क्या बोला जाएगा, सर्वांगसम, ठीक है। यानी अगर ए बी बराबर ई एफ के हो जाए और बी सी बराबर एफ जी के हो जाए, ठीक है, बी सी बराबर एफ जी के हो जाए तो, और मान लीजिए और एक हो जाए एफ जी एफ जी, हाँ। अब मान लीजिए कोण कोई बराबर हो, इसमें मान लीजिए यही हो जाए कि कोण ए कोण बी बराबर कोण एफ के, तो भी क्या कहा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ जी, ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तो पहले में क्या था, तीनों भुजाएं या तो बराबर हों तब त्रिभुज सर्वांगसम कहा जाएगा। दूसरे में क्या है कि या तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांगसम कहा जाएगा। अब तीसरी कंडीशन इसकी क्या है कि मान लीजिए कि इसके मतलब दो कोण, एक भुजा बराबर हो, किसी दो त्रिभुज की एक भुजा बराबर हो और दो कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या बोला जाएगा, सर्वांगसम। देख लीजिए जैसे मान लीजिए ये है एक त्रिभुज, ये है दूसरा त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी है, ए बी सी, ये मान लीजिए ई एफ जी है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि ए बी बराबर हो जाए ई एफ के, ठीक है, और कोण बराबर हो जाए दो ठो, कोण बी बराबर कोण एफ के और कोण सी बराबर कोण जी के, तो भी क्या कहा जाएगा कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ जी, ठीक है दोस्तों। अब तीन कंडीशन हो गई ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए चौथी कंडीशन। तो देखिए दोस्तों
तो इसमें अब सभी करीब करीब हो गए, स्वांग समता की जो भी प्रॉपर्टी थी वो हो गई। अब एक और मान लीजिए रहती है कि समकोण कर्ण भुजा, इसका मतलब ये मान लीजिए एक और रहती, खैर वही है सब। मान लीजिए एक है समकोण, ठीक है, समकोण, फिर क्या है समकोण कर्ण भुजा। इसका मतलब अगर दो त्रिभुज है ऐसे समकोण करके, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, एफ जी ऐसे करके है, तो इसमें मान लीजिए ये 90 डिग्री होता ही है। तो इसमें कह रहा है कि इसका मतलब ये अगर कोण बी बराबर कोण एफ बराबर 90 डिग्री, मतलब सेम वही है कि दो कोण, इसमें क्या हो रहा है कि दो भुजाएं बराबर हो रही हैं और एक कोण बराबर हो रहा है, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण एफ बराबर कोण 90 डिग्री है तो हो गया। फिर एक है भुजा बता रहा है कि एक भुजा बराबर है ए बी बराबर ई एफ मान लीजिए, और कर्ण कह रहा है बराबर होगा, कर्ण क्या है ए सी बराबर ई जी, बस। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये त्रिभुज है, अगर दो भुजाएं बराबर हो, मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण बराबर होंगी, यानी इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये है। तो इसका मतलब क्या है कि दो भुजाएं अगर बराबर हैं, यहाँ ए बी इसका मतलब दोस्तों यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए ए बी, यहाँ क्या है कि ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी ए सी के बराबर है, यानी ए बी ए सी के बराबर होगा तो क्या बोला जा सकता है, अगर ए बी ए सी के बराबर होगा तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसी का रिवर्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये कोण, तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, अगर मान लीजिए ये कोण बराबर है, यानी इसमें अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में कि कोई त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर कोण सी है, जब इतना दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण बी के सामने की भुजा क्या है, कोण बी के सामने की भुजा क्या है, कोण सी, यानी ये भुजा है, यानी भुजा क्या है ए सी, कोण सी के सामने की भुजा क्या है ए बी। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई दो कोण बराबर होंगे किसी त्रिभुज के, उसके सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो देखिए दोस्तों अगली प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हों, ठीक है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो, मतलब मान लीजिए ए बी सी है, दो भुजाएं बराबर न हो का मतलब क्या है कि ए बी बराबर ए सी ना हो या ए बी बराबर बी सी ना हो, यानी दो भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि ए बी बराबर ए सी हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो इसमें कंडीशन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो इसमें ये होगा
कि इसमें अब जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके का सामने का कोण क्या होगा, बड़ा माना जाएगा। मान लीजिए इसमें आपको ये लग रही है कि BC बड़ी है, इस भुजा में लग रही है BC बड़ी है, तो इसके सामने का कोण क्या होगा, यही सबसे बड़ा होगा। यानी कोण कोण A जो है, कोण A बड़ा होगा किससे, कोण B से भी बड़ा होगा और कोण C से भी बड़ा होगा। इसी तरह इसके रिवर्स क्या होगी, इसके रिवर्स ये होगी कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर ना हो, यानी ये कोण मान लीजिए ABC है, तो अगर मान लीजिए ये दे दे मतलब प्रश्न में कि कोण B बराबर नहीं है कोण C के, और या कोण B बराबर नहीं है कोण A के, या कोण C बराबर नहीं है कोण B के, नहीं कोण B के तो हो गया ना, कोण C बराबर नहीं है कोण B की, वही हो गया, मतलब एक ही बात हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने का कोण क्या, उसके सामने भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए अगर ये आपको इसमें लग रहा है कि ये कोण बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला देख, थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है मान लीजिए 40 डिग्री, ठीक है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए 120 डिग्री है। तो इसमें देखिए तीनों कोण क्या है, अलग अलग है ना कोण 120, कोण 30, कोण 40 कोई बराबर है कोण नहीं है ना। तो अब इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि बड़े कोण की भुजा बड़ी होगी। मान लीजिए अगर ABC है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, बड़े कोण के सामने की भुजा। बड़ा कोण क्या है 120 है, 120 के सामने भुजा क्या है BC, यानी BC भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी BC भुजा जो है बड़ी होगी किससे, AB से भी बड़ी होगी और AC से भी बड़ी होगी। उसी तरह उसमें था जो इसके पहले वाले जो ये पर में थी, ये साइड वाली, कि इसका मतलब इसमें भी यही था कि अगर मान लीजिए अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये भुजा है मान लीजिए, सब कुछ करिए, ठीक है। अगर ये भुजा है तो ये तीनों भुजाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब तीनों भुजाएं की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होंगी तो इसमें जो बड़ी भुजा होगी उसी के सामने का कोण बड़ा होगा। तो ये बड़ी भुजा क्या है, ये दिख रही है 9 वाली, तो इसके सामने का कोण ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रमेय देखते हैं। देखिए दोस्तों अगली प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC कोई त्रिभुज है, अगर AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो अब जो ये रेखा मान लीजिए EF हो गई, यानी ये क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है कि कोई त्रिभुज ABC है, ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु क्या है, E है, AC का मध्य बिंदु F है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए EF, तो EF एक रेखा हो गई। तो EF रेखा की लंबाई क्या होती है पता है, EF रेखा की लंबाई जो होती है वो BC की आधी होगी, और क्या होगी, EF पैरेलल यानी समांतर BC, ये प्रमेय होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई, इसका मतलब प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई त्रिभुज हो उसकी दो भुजाओं के आधे मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसके तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होगी। देखिए वही है कि नहीं, तीसरी भुजा के अगर मान लीजिए कि ये भुजा AB, दूसरी भुजा BC, इन दोनों के मध्य बिंदु E और F को मिलाने वाली रेखा EF हो गई। वो तीसरी भुजा कौन सी हो गई, अगर AB और AC के मध्य बिंदु E और F हो गए, इसको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा BC हो गई, BC के समांतर होगी, और दूसरी बात कि BC की आधी होगी। ये कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली प्रमेय देखते हैं। दोस्तों अगली में क्या है कि अगर मान लीजिए अगर कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है
अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, यानी अगर ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु ए सी का मध्य बिंदु ई, ए बी का मध्य बिंदु एफ और बी सी का मध्य बिंदु जी है। अगर इन तीनों को मिलाने से जो ये त्रिभुज ई एफ जी बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा? अगर इस तरह कंडीशन दी रही है और आपसे एरिया पूछे ई एफ जी का, तो ई एफ जी की एरिया जो होगी, ई एफ जी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ई एफ जी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये जो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यानी गुणे बड़े वाले त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज सेंस मतलब बड़े वाले त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि ए बी सी त्रिभुज के क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब समझे? मतलब ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है, जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया जो है बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का 1/4 भाग होगा। 1/4 अगर मान लीजिए बड़े वाले त्रिभुज अगर मान लीजिए बड़े वाले त्रिभुज जो ए बी सी है, ए बी सी की एरिया यानी क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ए है, तो ई एफ जी की का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। और इसमें क्या है, अगर मान लीजिए समबाहु तो वैसे त्रिभुज के बारे में तो बताया नहीं आप लोगों को, तो मान लीजिए पहले त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार क्या होता है? एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक होता है क्या? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसको तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। मतलब अगर ये माने 6 है, वो 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो? तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान है। इसलिए क्या होगा? 6 बराबर नहीं 7 बराबर नहीं 8, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? विषम बाहु। दूसरा त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब मान लीजिए ये भुजा 6, ये 6, ये 7 है, यानी क्या? इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर मान लीजिए ये 6 है, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज में खासियत क्या होगी कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है। और इसमें देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज जो था, इसमें क्या था कि दो भुजाएं समान है ना, 6 तो इसका मतलब इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी उसमें बताया था ना कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, पिछले पेज में पढ़ाए थे हम आपको। तो ये मान लीजिए ये भुजा 6 है, ये 6 है, तो इस 6 के सामने का कोण ये है, इस 6 के सामने का कोण ये है, तो यानी अगर मान लीजिए ए कोण है, ये बी कोण है, तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्या है, इसमें एक प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, अगर तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज जानते ही हैं, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसी तरह अब ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है वो भी त्रिभुज क्या होगा? ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब अगर ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ई एफ जी मान लीजिए ये है, तो ई एफ जी त्रिभुज भी क्या होगा? समबाहु होगा। यानी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या होगा? समबाहु होगा। ठीक है। और
और देखिए और क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, एक और इसकी क्या खासियत एक होती है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, मान लीजिए ये कोण ये कोण ये कोण है, अगर इनके समद्विभाजकों को मिलाएंगे तो ये एक ही बिंदु से होकर जाएंगी, एक ही बिंदु से होकर जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, अगर तीनों कोणों के से समद्विभाजकों से तीनों कोणों के समद्विभाजक क्या होंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये कोण ए है, कोण ए का समद्विभाजक रेखा क्या है, ये है, ये क्या है, मान लीजिए ए ई हो गया। उसी तरह कोण बी का समद्विभाजक क्या है, ये है आपका बी डी मान लीजिए, और कोण सी का समद्विभाजक क्या है, सी एफ मान लीजिए। तो ये क्या है, तीनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं, ठीक है। मान लीजिए वो बिंदु कौन सा है, वो है। यानी क्या है कि किसी त्रिभुज के समद्विभाजकों समद्विभाजकों से होने जाने वाली रेखाएं क्या है, एक ही बिंदु से होकर जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या है कि अगर मान लीजिए ये तो एक हो गया कि समद्विभाजकों से होकर जाने वाली रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। तो उसी तरह इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर इनके समद्विभाजकों किसी त्रिभुज के, ठीक है, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, यानी इन सेंटर। इन सेंटर क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इन सेंटर को क्या क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अब अंतः केंद्र किसे कहते हैं, अंतः केंद्र या इन सेंटर, ठीक है। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, अंतः केंद्र किसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसके समद्विभाजक, ठीक है, जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं, मान लीजिए कोण ए का समद्विभाजक कर दिए, कोण बी का समद्विभाजक कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो कोण बी का समद्विभाजक बी ई हो गया, मान लीजिए कोण सी का समद्विभाजक सी एफ हो गया, ए का ए का समद्विभाजक मान लीजिए ये आ गया ए डी मान लीजिए। तो ये जो बिंदु मिला है, ये जो बिंदु मिला है वो क्या है, इन सेंटर होगा। इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब ये होता है कि अंतः केंद्र ऐसा केंद्र होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। मतलब ये मान लीजिए ये इन सेंटर है, तो यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये तीनों दूरियाँ क्या होंगी, बराबर होती हैं। यानी किसी त्रिभुज का इन सेंटर या अंतः केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान दूरी पर होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर ये अगर हम इसको, अगर एफ यहाँ मान लें, ये मान लें एफ है, ये बिंदु एफ है, ये मान लें ई मान लें, ये मान लें डी, तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओ ई बराबर ओ डी बराबर ओ एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। अंतः केंद्र वो होता है। अब अंतः केंद्र के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो कोण समद्विभाजकों से अंतः केंद्र कैसे बना, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक से, ठीक है। जहाँ त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, ठीक है। अब अंतः केंद्र के बाद हम क्या पढ़ेंगे, लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र, अंतः केंद्र के बाद क्या पढ़ेंगे, लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र, ठीक है। तो लंब केंद्र क्या होता है, देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब इससे पहले क्या पढ़े थे, अंतः केंद्र, अब क्या होगा, परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र वह त्रिभुज, किसी त्रिभुज का वह बिंदु होता है जिससे त्रिभुज के शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, तो ये एक ऐसा बिंदु होगा जिससे इनके शीर्षों की
बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर मान लीजिए ये ओ पॉइंट है तो इसका मतलब होगा ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ ए। इसे कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र बनता कैसे है, परिकेंद्र का बनने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है तो इसका परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रकार से लेकर के यहाँ चाप लगाते हैं, इस भुजा पे चाप लगाते हैं, फिर इसका लंबसम विभाजक करते हैं। तो लंबसम विभाजक करेंगे तो इसको फिर इसके शीर्ष से मिला देते हैं। फिर उसी तरह इस भुजा का लंबसम AC भुजा का लंबसम विभाजक करने के लिए क्या करेंगे, इस पर प्रकार रखेंगे कोण बी पे, कोण जो बी बिंदु है इस पर प्रकार रखेंगे, इस पर चाप लगाएंगे, फिर इसका लंबसम विभाजक करेंगे। ये जहाँ कट करेगा उसी तरह एक बिंदु ए से BC भुजा पर ऐसे चाप लगाएंगे और इसका लंबसम विभाजक करेंगे। ये जाके तीनों बिंदु जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, तो परिकेंद्र। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए इन सेंटर था, इन सेंटर कहाँ गया, इन सेंटर का मतलब क्या होगा, इन सेंटर का मतलब हो गया कि ये ऐसा बिंदु होगा जिससे अगर इसको इन सेंटर यानी अंतः केंद्र को केंद्र मानकर अगर चाप मतलब वृत्त बनाए तो ये ऐसे बनेगा, इसके अंदर सभी भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, ये होता है अंतः केंद्र, इसके इस त्रिभुज का केंद्र अंतः केंद्र, इस वृत्त का केंद्र। ठीक है, उसी तरह परिकेंद्र का जो होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है तो इसका अगर परिकेंद्र जो मिल जाएगा उससे अगर हम किसी शीर्ष से लेकर इतना त्रिज्या का चाप लेकर ऐसे घुमाएंगे तो ये पूरा सभी शीर्षों को टच करते हुए जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका परिकेंद्र। अंतः केंद्र में क्या था, भुजाएं। अंतः केंद्र वह केंद्र था जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दूरी पे थीं। और परिकेंद्र में क्या है कि परिकेंद्र वह केंद्र होता है, किसी त्रिभुज का वह केंद्र होता है, त्रिभुज कह रहे हैं, किसी वृत्त का वह केंद्र होता है जिससे त्रिभुज के तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर ये है, अगर मान लीजिए ये O बिंदु है, ये ABC है, तो इसका मतलब होगा OA बराबर OC बराबर OB। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं परिकेंद्र हो गया। अब पढ़ना है हमें केंद्रक। केंद्रक को क्या क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मध्य केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, मध्य केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रॉयड कैसे बनता है, देखिए सेंट्रॉयड का मतलब होता है, सेंट्रॉयड में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये त्रिभुज होगा तो त्रिभुज की माध्यिका का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ABC है तो 20, अब एक त्रिभुज की माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका करने के लिए क्या करते हैं, अगर त्रिभुज जो बिंदु A है, A से जो रेखा गुजरेगी वो क्या होगी, BC के मध्य बिंदु से, BC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए E है, BC के मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु मान लीजिए F और AB का मध्य बिंदु मान लीजिए D। तो अब इनको ऐसे में करके मिला दीजिए, तो ये तीनों क्या है, माध्यिका है त्रिभुज की, यानी BF AE और CD ये त्रिभुज की क्या है, तीनों माध्यिकाएं हैं। ठीक है, अब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में काटते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2:1 में काटते हैं। 2:1 का मतलब क्या है, 2 संबंधे 1 के अनुपात में काटते हैं, 2 संबंधे 1। तो इसका मतलब 2 और 1 क्या होता है, अगर मान लीजिए ये है AE है तो इसका मतलब इसका केंद्र है ये मान लीजिए O केंद्र है, तो इसकी माध्यिकाएं कितने अनुपात में कटती हैं, यानी AO संबंधे या अनुपात OE, यानी इसका मतलब ये बराबर होगा, यही बराबर होगा 2 संबंधे 1, यानी ये 2 होगा
तो ये 1 होगा। उसी तरह ये 2 होगा तो ये 1 होगा, यानी BO 2 होगा तो OF 1 होगा। उसी तरह CO 2 होगा तो OD 1 होगा। ठीक है, 1 होगा का मतलब क्या, अगर मान लीजिए हम कह दें AO बराबर AO, देखिए ध्यान से देखिए, AO बराबर अगर मान लीजिए 3 है, AO बराबर 3 है तो OE बराबर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 3 दूना के नहीं आधा हो जाएगा, क्योंकि 2:1 है ना, 2 संबंध 1 है तो ये हो जाएगा आधा। यानी हमेशा जो शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, जो भुजा से केंद्र के बीच की दूरी होगी उससे डबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं और इसके आगे, तो इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों क्या है। देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिकाएं हैं मान लीजिए ये, इसकी ये मान लीजिए माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं क्या हैं, EFG हैं। ठीक है, तो EFG माध्यिकाएं हैं, तो ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 2 संबंध 1 में 2:1 में काटती हैं एक दूसरे को। अगर मान लीजिए O बिंदु है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी भुजाएं होंगी, ठीक है, अगर मान लीजिए OD पूछे, मान लीजिए OE पूछे हम आपसे, तो OE बराबर क्या हो जाएगा, OE बराबर क्या हो जाएगा, OE बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 AE। कैसे होगा, क्योंकि जब दो संबंधें 1 के अनुपात में काट रही हैं तो इसका अनुपाती योग निकाल देंगे 3, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसी तरह पूछे हम आपसे कि OE है, OE बराबर 1/3 AE है, तो अगर वही पूछें OA बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 AE हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लीजिए इसमें, इस वाले में बात करें BF वाले में, BF जो ये भुजा है इसमें बात करें कि BO बराबर क्या हो जाएगा, तो BO बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 BF। ठीक है, अगर OF बराबर पूछें तो क्या हो जाएगा, 1/3 BF, यही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी त्रिभुज से रिलेटेड अभी पूरा नहीं हुआ, कल पूरा हो जाएगा। त्रिभुज से सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ की होंगी पूरा कर देंगे हम। तो चलिए दोस्तों, एक बार सरसरी निगाह से इसको एक बार मिला लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अब तक। तो देखिए क्या है, यहाँ से आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए, हम पढ़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल था, इसमें क्या था, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। किसी पॉलीगन या बहुभुज का तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है, 2n-4 × 90 डिग्री होता है, उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह अब एक क्या था कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, तो वही यहाँ किया गया है। ठीक है, ये समझाया गया था। और मान लीजिए अब फिर क्या था कि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बहिष्ठ कोण से के बराबर होगा। इसका मतलब ये देखिए वही यहाँ हुआ है। ठीक है, ये देखिए वही हुआ है, बहिष्ठ कोण जैसे मान लीजिए क्या था यहाँ, E बराबर A+B है। E बराबर मतलब क्या है, ये कोण AB है, तो तीसरा कोण क्या है, कोण C का बहिष्ठ कोण क्या है, E, तो E क्या है, बहिष्ठ कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। अब फिर क्या था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा बड़ा होता है, इसके बारे में बता ही दिए। फिर क्या, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, वही बात पीछे बताया। फिर क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर 2 कोणों के समद्विभाजकों से मिलने पर जो कोण केंद्र पर बनता है, ठीक है, तो उस कोण का मान जो होता है वो समकोण और उसके तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह मान लीजिए
इसमें क्या है कि दो किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस पर बना कोण 90 और तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या, सर्वांगसम पढ़े थे कि तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर होंगी तो वो सर्वांगसम कहा जाएगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांगसम कहा जाएगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा दो कोण बराबर होगा तब भी त्रिभुज सर्वांगसम कहा जाएगा। किसी त्रिभुज कोई समकोण त्रिभुज होगा, उसका कर्ण और भुजा बराबर होगी तो भी त्रिभुज सर्वांगसम कहा जाएगा। फिर क्या था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे। अब फिर दूसरी कंडीशन का, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। फिर क्या है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हों तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण बड़ा होगा। फिर उसी तरह तीसरा बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर न हो तो तीसरा कोण दो कोण अगर बराबर नहीं हो तो उसका मतलब जो उसमें सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। अब फिर क्या था कि अगर कोई त्रिभुज है उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधे के बराबर होती है और उसके पैरेलल होती है। ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु नहीं, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज में अभी इसमें बताए थे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों भुजाएं बराबर न हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर क्या है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो भी समबाहु त्रिभुज होगा, वो है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े अंतःकेंद्र के बारे में। अंतःकेंद्र क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक से बना किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र वह केंद्र होता है जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र किसी त्रिभुज का वह केंद्र होता है जिससे त्रिभुज के तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, अब गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या मध्य केंद्र किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज का शीर्ष उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। अगर मान लीजिए, इसका मतलब यह है केंद्रक किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है तो क्या करेंगे, ABC कोई त्रिभुज है तो कोण A के सामने भुजा क्या है, BC के मध्य बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, उसी तरह कोण B के सामने की भुजा AC है, AC के मध्य बिंदु से मिला दीजिए। अब ये दोनों भुजाएं, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कट करेंगी वो क्या होगा, केंद्रक होगा। और यही केंद्रक अपने माध्यिकाओं को कितने अनुपात में काटेंगे, 2:1 में काटेंगे। अगर मान लीजिए ये दूरी 2 होगी तो ये 1 होगी। अगर ये अगर मान लीजिए ये दूरी आपकी 4 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह वही दुना हो जाता है। तो इसमें ये हो गया। अब ये पढ़ लिए और बस ख़त्म हो गया आज का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।